वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी लर्न फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर। ये जो बात है यहाँ पर ये रियलिटी में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हमेशा अपने ऊपर डाउट करते रहते हैं कि यार ये काम पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हर टाइम जो अपने ऊपर डाउट करता रहता है इंसान, वो इंसान जो है वो कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। और मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसी की वजह से फेल हो रहे हैं। बोला जा रहा है कि मैक्सिमम जो ड्रीम्स हैं वो इसी की वजह से किल हो रहे हैं। देन फेलियर, जो फेल नॉर्मल तरीके से हो जाता है ना, तो उससे ज्यादा फेल इंसान इसकी वजह से हो रहा है कि वो अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं। आप लोग ये सोचिए, मान लीजिए आप लोगों ने कोई काम स्टार्ट किया, ठीक है, कोई पेपर आप लोगों ने मान लीजिए पेपर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी। आप लोगों के मन में डाउट आ गया कि यार ये ना एग्जाम मेरे से हो ही नहीं पाएगा। अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट कर रहे हो यार आप लोग कि ये एग्जाम आप लोगों से हो नहीं पाएगा। जो ये एग्जाम क्लियर कर रहे हैं वो इस धरती पर ही रहते हैं ना। जो ये एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, आप लोग जैसे खाते पीते हैं ना, उनके पास भी 24 ही घंटे है ना। जब वो लोग इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं क्लियर कर सकते? आप लोग क्यों अपने ऊपर डाउट लगाते हो? आप लोग क्यों अपनी हमेशा नेगेटिव चीजों को देखते रहते हो? हर एक इंसान के अंदर नेगेटिव चीजें होती हैं। हर एक इंसान जो है लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग अपने माइंड को समझाओगे कि हर टाइम ये बातें आप लोग बोलोगे अपने माइंड को कि नहीं मैं कर सकता हूं यार, उसने किया तो मैं भी कर सकता हूं, वो भी हड्डी मांस का बना हुआ इंसान है, मैं भी हड्डी मांस का बना हुआ इंसान हूं, वो इंसान भी वही सारी चीजें एंजॉय कर रहा है जो मैं कर रहा हूं, आखिर कमी क्या है? फिर मैं क्यों नहीं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा? तो कभी भी अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, अपना 100% दीजिए, बाद में जो होगा वो होता रहेगा। तो अपना 100% देने के बाद में अगर आप लोगों को लगता है फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोगों के अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहेगा फिर भी कि हाँ यार अपना 100% दिया और ट्राई किया। पर लेकिन डाउटफुल नेचर में अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो कभी भी क्लियर नहीं करेंगे। तो डाउट नहीं करना यार अपनी चीजों के ऊपर, अपनी चीजों को हमेशा अप्रिशिएट करना है कि आई एम द बेस्ट, ठीक है, कि मैं ये काम करूंगा ही करूंगा या करूंगी ही करूंगी। तो ये चीजें हैं जो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए और इन चीजों को लाइफ में इंप्लीमेंट भी कीजिए। बस सोचना नहीं है जो बोल दिया बस बोलने के बाद में भूल गए। आप लोग हजारों मोटिवेशनल वीडियो सुनते होंगे डेली, पर लेकिन रियलिटी क्या है? इंप्लीमेंट नहीं कर पाते उसमें से। अगर कुछ चीजें आप लोग इंप्लीमेंट कर लोगे तो सारी प्रॉब्लम यहीं पर ही दूर हो जाएगी, ठीक है। एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ये बात की जा रही है कि जो रिजर्व पोस्ट होती है महिलाओं के लिए पंचायती राज सिस्टम के अंदर में वो कितनी होती है? तो आप लोगों को ये बताना है। बोला जा रहा है 1/3, 1/2, 2/3 या फिर 1/4। तो कितनी पोस्ट रिजर्व होती है महिलाओं के लिए पंचायती राज सिस्टम में? ये क्वेश्चन आप लोगों को आंसर देना है। काफी ज्यादा न्यूज में है अभी पंचायती राज सिस्टम, तो उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो जो मैं फेस नहीं कर रहा हूं, कई सारे बच्चों ने मुझे बोला, जैसे मैं टेलीग्राम ओपन कर रहा हूं तो मैं तो टेलीग्राम ओपन आराम से कर पा रहा हूं, पर लेकिन कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर टेलीग्राम ओपन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि कुछ कॉपीराइट वाला इशू देखने को मिल रहा है। तो देखिए मैंने ये देखा नहीं, क्योंकि सुबह सुबह भी आप लोगों ने इशू बताया तो मैं बिजी था यहाँ पर हिंदू वगैरह बनाने में पीपीटी। तो अभी देखता हूँ इसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत पड़ रही है तो टेंशन कभी नहीं लिया करते यार, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बात कर लेंगे, मेल करेंगे, क्या दिक्कत है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो टेंशन किस चीज की लेनी है? तो खुश रहो, टेंशन नहीं लिया करते। हाँ इतना कर लीजिए, जब तक आप लोग यहाँ पर कोई दिक्कत चल रही है तो वीर तालियान वाला जो टेलीग्राम का ग्रुप है जहां पर नॉर्मली आप लोग आंसर पोस्ट करते हैं ना, वहां पर मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और मुझे दिख रहा है तो टेंशन ये भी मत लीजिए, क्योंकि सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। अगर कुछ भी ऐसी दिक्कत होगी, यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो सारी चीजें दूसरे चैनल बना के उससे प्रोवाइड करा दूंगा। तो दिक्कत नहीं लिया करते किसी चीज की, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है। तो लेके ही नहीं खा रखा है किसी चीज का कि हम लोग को टेंशन लेनी है। बाकी जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पर 1,34,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। तो सुबह से बहुत सारे मेल आ चुके हैं, इवन पीआईबी वाली वीडियो के नीचे दुनिया भर के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी चीजें हैं उसको प्रॉब्लम को इश्यू को सोल्व करके जल्दी ही मैं आप लोगों को बता दूंगा कि दिक्कत क्या है और क्या इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। मुझे भी मॉर्निंग में मुझे पता चला, जब मैंने आप लोग एक्चुअली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा था तो मैंने कई सारे कमेंट पढ़े और मेल देखे, मैंने कहा ये क्या चल रहा है। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, अभी देखता हूं चेक करके क्या कंडीशन चल रही है और फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूं, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल है, मजा आ जाएगा सुनकर। पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहता हूं यहाँ पर जो आज का न्यूज़पेपर है, उसके बाद में फिर एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जरूर लिखा कीजिए और एक दूसरे का क्वेश्चन आंसर जरूर रिव्यू किया कीजिए, ठीक है। शांत रहो, किसी भी चीज का प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन जरूर होता है। बस आप लोगों को अपना जो नहीं धैर्य जो होता है, अपना जो आप लोगों का जो मन होता है, जो चित्त होता है, उसको शांत रखना होता है और फिर देखो सॉल्यूशन भाग कर निकलता है। ठीक है। और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो ये समझिए किसी नई चीज की शुरुआत होने वाली है। अगर टेलीग्राम काम नहीं करेगा तो आप लोग ये समझना कुछ नया आप लोगों के सामने आ जाएगा। टेंशन मत लीजिए, चीजें आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहेगी, वो मेरी गारंटी है। यहां नहीं मिलेगा, दूसरा टेलीग्राम होगा, दूसरा और बनाएंगे, वो नहीं चलेगा, फेसबुक पर प्रोवाइड कराएंगे, वो नहीं चलेगा, वेबसाइट पर चीजें स्टार्ट करेंगे। तो टेंशन किस चीज की लेनी है, बस पढ़ाई पर फोकस करते रहो, ठीक है। आइए आगे चलते हैं।
यहां पर जो बात की जा रही है किसके बारे में? हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट ने बोला अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जीत कर आता है तो सेलिब्रेट करने के लिए, ये नहीं कि वहां पर पूरे धूम धड़ाके और गुलाल और पटाखे वगैरह उड़ाए जा रहे हैं। कोविड-19 ने वैसे ही दुनिया के पटाखे उड़ा रखे हैं, तो जो इंसान जीतेगा उसके साथ में 2 कैंडिडेट जो है अपना सर्टिफिकेट रिसीव करने जाएंगे। इससे फालतू कोई नौटंकी नहीं चाहिए हमें। ये हाई कोर्ट सीधा सीधा बोल रहे हैं कि इलेक्शन से ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर अलग अलग एरिया में प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। बहुत सारे कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं हमारी कंट्री में, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को। इंडिया के बारे में बात करें तो यूएसए ने बोला है कि वैक्सीन जो है एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया को काफी लार्ज स्केल पर। तो देखते हैं जल्दी ही ये चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। तो जहां जहां भी कमी आ रही है दवाई को लेकर, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी ही आप लोगों को निकलता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं कितनी जल्दी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो कुछ ओवरव्यू यहां पर इसके बारे में भी है, तो वहां पर भी कुछ बातें हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में? दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है केजरीवाल गवर्नमेंट साहब को कि भाई साहब आप लोग कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। और कई सारी ऐसी स्टडी आ चुकी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंप्लीटली फेल हो चुकी है, क्योंकि जितने लार्ज स्केल पर आप लोग यहां पर देखिए बॉडी जो है वो लाइन में लगी हुई है। और एक इतनी इरिटेटिंग न्यूज मुझे देखने को मिली, ये देखिए आप लोग, बहुत सारी बॉडी जो है वो लाइन में लगी हुई थी और जो गली में घूमने वाले कुत्ते हैं वो बॉडी को काट काट कर भाग रहे थे। ये कहां की न्यूज आप लोगों को देखने को मिल रही है? ये देखने को मिल रही है गाजियाबाद हिंडन वाले एरिया की न्यूज। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो कितनी बुरी है। और हर एक राज्य में सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप लोगों को ये सारी चीजें आज के में हमारे देश में देखने को मिल रही है। तो सिस्टम काफी फेल हो चुका है। दुनिया भर के लोग जो है वो लाइन में लगे हुए हैं बॉडी को जलाने के लिए, पर लेकिन रियलिटी में उनको जगह नहीं मिल पा रही है। तो कुत्ते जो है बॉडी को खींच खींच कर ले जा रहे हैं, कई जगह काट कर भाग जा रहे हैं उनको। ऐसी भी सिचुएशन यहां पर निकल कर आ रही है। अब उनको ये नहीं पता कि कोविड-19 वाले लोगों को काट रहे हैं, पता चला उनको भी बीमारी हो रही है, फिर आगे और ये एक अलग तरीके की चीजें बढ़ रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यार जो कि देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सोल्यूशन निकाला जाए। आप लोगों ने अगर मॉर्निंग वाली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें डिस्कस किया था, ये बात की थी रामदेसिविर जो दवाई है उसके बारे में। ये क्लोटिंग भी क्रिएट कर रही है कई सारे लोगों के अंदर। अगर किसी को लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर बीमारी है तो ब्लड क्लोटिंग उसके अंदर देखने को मिल रही है। तो कई सारी कंट्री जो है वो यहाँ पर इसको लिमिटेड एरिया में यूज कर रही है, जो हॉस्पिटल लोग हैं उनके ऊपर यूज कर रही है। कई सारी कंट्री ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको बेसिकली बैन किया है कि ये जो दवाई है ये सही नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरीके की सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन हमारी कंट्री में जो है अभी फिलहाल दवाई को लेकर ही चिंता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इसकी वजह से जान जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कोई भी अगर गाइडलाइन आती है उसके बारे में समझेंगे। पर फिलहाल जो है अभी यहाँ पर सप्लाई करने की बात की जा रही है दवाइयों को, कि मरता क्या ना करता, जब इंसान की जान जाती है तो तब कुछ ना कुछ इंसान ये सोचता है कि कुछ भी हो जाए पर चीजें मिलनी चाहिए। जैसे आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है वो 1-1 लाख रुपए के बेचे जा रहे हैं। एक जो दवाई का डोज है 70-70 हजार रुपए का बेचा जा रहा है। ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर ही आप लोग देख लीजिए, ये जो केस है अपोलो हॉस्पिटल का है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन की जान चली गई कोविड-19 के चलते। यहाँ पर उसको आईसीयू में हॉस्पिटल में उसको बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो घर वाले जो है नॉर्मल सी बात है गुस्सा होंगे, तो घर वालों ने वहां पर उपद्रव मचाया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट हो गई। तो देखिए यार, डॉक्टर जो है वो अपना काम कर रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं, पर लेकिन रियलिटी ये है कि सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुका है काफी हद तक। तो इसकी वजह से इंसान जो है अगर किसी घर में कोई पर्टिकुलर पर्सन की जान जा रही है तो वो अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। कोई आप लोग सोचकर देखिए अपने ऊपर, अगर हम लोग सोचें तो अलग से एक अलग बड़ा इरिटेटिंग सी फील होती है। तो इसलिए इंसान को गुस्सा आएगा ही आएगा यार, उन चीजों की वजह से जान जा रही है। ठीक है, जिन लोगों आज के में जो अरेंजमेंट होना चाहिए था, पिछले मार्च से हम लोग ये चीजें देख रहे हैं, 1 साल चला गया, पर लेकिन अब तक हम लोगों ने इनका सोल्यूशन नहीं निकाला। तो इसलिए इंसान को गुस्सा आना लाजमी है। पर लेकिन आज के में जो कंडीशन बनी है, गुस्से से काम नहीं चलेगा, पेशेंस रखकर काम चलेगा, जैसी सिचुएशन जो है देश में बनी हुई है। दिल्ली जो है वो इंपोर्ट कर रही है ऑक्सीजन टैंकर अब्रोड से, यहाँ पर यानी कि विदेशों से। ऐसी बात की जा रही है 21 ऑक्सीजन जो यहाँ पर प्लांट है वो यहाँ पर फ्रांस, 18 जो है यहाँ पर बैंकॉक, अलग अलग जगह से यहाँ पर आ रहे हैं। ये केजरीवाल साहब के द्वारा यहाँ पर अभी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखते हैं सिचुएशन कैसे नॉर्मल हो पाती है। कोविड-19 के जो रूल के बारे में बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है इनफोर्स कोविड-19 रूल इज स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना या फिर ये सारी चीजों को मेंटेन रखना ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बोली गई है। मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा ब्लेम किया गया था यहाँ पर जो पैनल है सेकंड वेव के लिए तमिलनाडु के अंदर में। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराने की है। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, यहाँ पर हेल्थ का इशू जो होता है, शेड्यूल 7 में अगर जाएंगे संविधान के अंदर तो स्टेट लिस्ट के अंदर यहाँ पर ये मेंशन है। तो यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आर्टिकल 324 जो है उसको इंडिपेंडेंट फ्री इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम देता है, ना कि कोविड-19 को टैकल करना है। पर हाँ, ये चीज है जो शेड्यूल यहाँ पर बनाया गया था, अगर वो थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता और इलेक्शन को अलग तरीके से जो कंडक्ट कराया जाता, और हो सकता था कि यहाँ पर ऐसा भी तो किया जा सकता कि
इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, जैसी कोविड-19 की सिचुएशन बनी हुई थी। चलिए फिर भी जो है, पर लेकिन फिलहाल ये बात सामने निकल कर आ रही है कि इसमें हमारा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्टेट का जो स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी है, हमारी कंट्री में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया गया 2005 में। 2005 में क्यों लाया गया? उस टाइम पर सुनामी आई 2004 में। तो हमारी कंट्री में क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या, आप लोग भी अपनी लाइफ में देख लीजिए, जब तक कोई सर पर प्रॉब्लम आकर नहीं पड़ेगी तब तक नहीं सुधरेंगे। मोटापा इतना हो गया कि अब जिंदगी जो है बर्बाद होने वाली है, तब चलेगा इंसान जो चीजों को सुधारने। पर लेकिन इसी तरीके से कंडीशन अगर आप लोग देखिए हर एक लेवल पर देखने को मिलती है, हर एक इंसान की लाइफ में, आप लोग किसी की भी लाइफ में देख लीजिए, जब तक प्रॉब्लम पूरी सर पर आकर नहीं बैठ जाती है, ठीक है, इंसान जो है शराब पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, या फिर कोई और दूसरा ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, जब तक प्रॉब्लम पूरी नहीं हो जाती है, टाइम वेस्ट कर रहा है इधर उधर, जब तक लग रहा है कि एग्जाम सर पर नहीं आ जाता, तो तब पढ़ने बैठेगा यहाँ पर। तो वही कंडीशन यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, वहां पर अगर हम लोग कोविड-19 को नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर कर दें, तो स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, उसमें जो पैसा आता है, उससे जो फंड है, उसको यूज कर सकते हैं। पर लेकिन इसको नेचुरल कैलेमिटी अब तक डिक्लेयर नहीं किया गया, क्योंकि इंसानों के द्वारा की गई हरकतें। तो इसके चलते एक नया इशू देखने को मिल रहा है, कई सारे राज्य गुर्रा रहे हैं यहाँ पर कि भाई साहब यार कम से कम ये तो कर दो। तो देखते हैं उसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। एक अच्छी न्यूज यहाँ पर है इन बुरी खबर के बीच में, जो किसान है हमारी कंट्री के, उनके द्वारा एक स्टेप उठाया गया है कि जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तीन एक्ट हमारी कंट्री में है उसको लेकर, तो एजिटेटिंग जो फार्मर है उनके द्वारा बोला गया कि दिल्ली के जो भी हॉस्पिटल है वहां पर वो खाने पीने का आइटम प्रोवाइड कराएंगे, ताकि सिचुएशन जो है वो नॉर्मल रह सके। यानी कि जहां पर सिचुएशन जो चीजें नहीं पहुंच पा रही है, मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत सारे लोग जो है हॉस्पिटल के बाहर वैसे भी पड़े हुए, बहुत सारे गरीब लोग भी परेशान हैं, तो उसका सॉल्यूशन बेसिकली इनके द्वारा खोजा जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर रावत साहब, जो कि हमारी कंट्री के डिफेंस, जो यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जो कि एक सबसे बड़ी पोस्ट है आज के में हमारी कंट्री में, जिसके नीचे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के चीफ आते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले कौन है, याद रखिएगा, बिपिन रावत साहब है, ठीक है। तो इनके द्वारा बोला गया कि अभी सिचुएशन जो है वो आर्मी के हाथ में जानी चाहिए, चीजें जो है वो कंट्रोल करेगी, सप्लाई करना चीजों को, ये सारी चीजें। तो देखते हैं नेवी जो है वो ऑक्सीजन के बारे में बात करिए, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये जल्दी से जल्दी जो है कल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इससे पहले कि देर हो जाए, ठीक है। फिर ना एक डायलॉग होता है कि फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इससे पहले चिड़िया खेत चुग कर जाए, उससे पहले हम लोगों को सिचुएशन को कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो ये बात यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड से कई सारी कंट्री, रसिया, यूके, फ्रांस, यूएसए, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं, लगभग 15 कंट्री जो हमारी कंट्री के लिए हेल्प प्रोवाइड करा रही है यहाँ पर। तो बहुत सारा मटेरियल आना भी स्टार्ट हो गया, पर फिर भी हमारी कंट्री में सिचुएशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, क्योंकि वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है यार हम, तो इतनी आसानी से चीजें कंट्रोल नहीं होगी, थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा चीजों को। बहुत बुरी कंडीशन है यार, रियलिटी में समझो, अपना ध्यान रखो, वरना बुरी कंडीशन जो चल रही है, इससे पहले कि अपने ऊपर इंपैक्ट डाले, आप लोग अपना ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। जो इंसान है वो बहुत बुरी सिचुएशन में गूंज रहा है आज के में। कल हमारी कंट्री में लगभग 3000 के करीब लोगों की जान गई, इसी के साथ में यहाँ पर 2 लाख के करीब जो केस हैं वो यहाँ पर क्रॉस होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि डेथ की बात की जा रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1.8 करोड़ के करीब जो केस यहाँ पर हमारी कंट्री में है। तो सिचुएशन जो है वो दयनीय आप लोग बोल सकते हैं। आगे बात करें, चाइना भी बोल रहा है कि रेडी है इंडिया को सपोर्ट करने के लिए और ऑफर करने के लिए वैक्सीन टू द साउथ एशिया। तो ये बात यहाँ पर चाइना के द्वारा बोली गई है, ठीक है। तो प्रपोज कर रहे हैं यहाँ पर जो भी इमरजेंसी रिजर्व है फॉर सप्लाई टू द कंट्री इन द रीजन, तो यहाँ पर कोविड-19 को टैकल किया जा सके। तो चाइना ने यहाँ पर ये ओपन यहाँ पर बोला है। तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, इनके द्वारा यहाँ पर एक इवेंट में यहाँ पर ये बातें बोली गई, ठीक है। तो देखते हैं सिचुएशन क्या सुधरती है या नहीं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके द्वारा हमारी कंट्री की ग्रोथ 8% बोली गई थी, फिलहाल अभी 11% यहाँ पर इसके द्वारा बोली जा रही है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक वो बैंक है जिसका हेडक्वार्टर फिलीपीन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर बेसिकली जो इस तरीके से यहाँ पर ग्रोथ बढ़ाई जा रही है कि सिचुएशन अगर नॉर्मल हो जाती है जल्दी, तो ग्रोथ भी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है। तो ये तो था छोटी छोटी जो न्यूज थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आइए अब एडिटोरियल के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। कई सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं, अगर हम लोग इनको देखेंगे, देखिए कुछ तो कोविड-19 के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें तो अभी अगर आप लोग देखिए हमारी कंट्री के बारे में अगर एक मोटा मोटा सा आप लोग आइडिया यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है ये कोविड-19 के बारे में बात कर रहा है, कोविड-19 की दवाई से रिलेटेड, ठीक है। इसी के साथ में अगर आगे आप लोग बढ़ेंगे यहाँ पर ये वाला भी आर्टिकल की कहां पर क्या क्या सप्लाई चल रही है, ठीक है। बंगाल में क्या चल रहा है, इलेक्शन के मुद्दों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल तो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है यहाँ पर, एक तो ये वाला आर्टिकल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फिशरमैन का इशू। ये वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट तो नहीं, पर हाँ एक मतलब बोल सकते हैं कि कम से कम की पता होना चाहिए, ठीक है। सऊदी अरेबिया या फिर मिडिल ईस्ट वाले रीजन में
क्या चल रहा है वहां पर आज के डेट में, बेसिकली वो अपना बेसिकली रीजन अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पर मैक्सिमम रेगिस्तान है, रेत वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें वो ग्रीन कवर बेसिकली ग्रीन चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर ग्रीनरी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के बारे में आर्टिकल है, तो समझेंगे इसके बारे में, जानेंगे क्या क्या बातें यहां पर चल रही है। तुर्की के ऊपर जो अभी आरोप लगाया गया जीनोसाइड का, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से क्या सिचुएशन चल रही है, तो उसके चलते सिचुएशन आगे बढ़ेगी। और ये आर्टिकल वही है, कोविड-19 में यूएसए के द्वारा जो बोला गया इंडिया की हेल्प करने के लिए, तो राइट प्रायोरिटी बोला गया इसको यहां पर, यानी कि इंडिया वेट कर रहा है कि उसको हेल्प मिले जल्दी से जल्दी, जिसके चलते सिचुएशन को यहां पर सुधारा जा सके। और ये जो हेल्प इंडिया को मिल रही है, ये फ्री में नहीं मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर आप लोगों को याद होगा, इंडिया ने भी काफी लार्ज स्केल पर यूएसए की हेल्प की थी, जब ह्यूज नंबर ऑफ केसेस वहां पर देखने को मिल रहे थे, तो उस टाइम पर वो सिचुएशन सामने निकल कर आ रही थी, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। फिर से एक बात और बोल दी, यहां पर ये यहां पर टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी लवर वीर के नाम से, तो ये कई सारे बच्चे बोल रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर स्टडी लवर वीर की जगह हटाकर आप लोग वीर तालियान सर्च कीजिएगा, ठीक है, VRTALYAN, तो वीर तालियान सर्च कीजिएगा, तो उस पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ये वो ग्रुप है जहां पर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जाकर सर्च कर लेना, इस पर मैं आप लोगों को फिर चीजें प्रोवाइड करा देता हूं, तो टेंशन मत लीजिए। देखता हूं प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को जल्दी इंफॉर्मेशन देता हूं, ठीक है। यहां पर ये दिखाया जा रहा है कि सेंटर जो है ये आगे आगे चल रहा है, ठीक है, स्टेट जो है वो पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ही जान जा रही है और वैक्सीनेशन का भी पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है। तो एक तरीके से अजीब सी एक के तरीके से प्रेडिक्टेबल सिचुएशन देश में देखने को मिल रही है, तो सिचुएशन को सुधारना पड़ेगा। बाकी काफी एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस यहां पर किया गया, जो ये डेटा पॉइंट है, ये क्या बता रहे हैं आज की डेट में। अगर बात करें हमारी कंट्री नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है। एक रिपोर्ट है जो कि यहां पर प्रस्तुत की जाती है, यहां पर जिसको बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री का भी नाम देते हैं, SIPRI, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल, जो बेसिकली पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोग कई बार बताया। ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बताती है ऑल ओवर वर्ल्ड में किस तरीके से वेपन वगैरह कौन सी कंट्री खरीद रही है, कौन सी बेच रही है, कौन कौन सी कंट्री जो है कितना हथियारों के ऊपर खर्च कर रही है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हथियारों के ऊपर खर्च करने वाली कंट्री यूएसए, फिर चाइना और फिर इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेगी। रसिया, फ्रांस, ये जो है बेसिकली टॉप स्पेंडर है अपने डिफेंस के ऊपर, हथियारों के नहीं मतलब मिलिट्री के ऊपर क्या क्या खर्च किया जाता है पूरा, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो अभी भी फिलहाल अगर बात करें 2020 में भी, जब कोविड-19 सबको चपेट में ले रहा था, तो तभी ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर लगभग जो कोविड-19 के चलते भी जो खर्च किया जा रहा है डिफेंस में, वो आप लोगों को बढ़ता हुआ यहां पर नजर आएगा। ये देखिए आप लोग ऑल ओवर अगर बात करें तो वर्ल्ड मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर है, ये 1981 बिलियन आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है 2020 में। 5 बिगेस्ट जो स्पेंडर है वो 62% यहां पर ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें यूएस, चाइना, इंडिया, रसिया और यूके हैं। यानी कि 5 कंट्री अगर बात करें इनके बारे में, यूएस, चाइना, इंडिया, रसिया और यूके, तो ये टोटल जितना पैसा खर्च हो रहा है डिफेंस के ऊपर, उसमें से 62% जो है ओनली ये 5 कंट्री खर्च कर रही हैं। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों से प्रीलिम्स से भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये प्रस्तुत की गई है। कोविड-19 के चलते चलते भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है यहां पर कि इसमें खर्चा और ज्यादा अभी रिसेंटली बढ़ रहा है, ठीक है। डिफेंस बजट के बारे में अगर बात की जाए, यहां पर अभी डिफेंस बजट को देखने की अगर आप लोग कोशिश करेंगे यहां पर, तो अपने पर्टिकुलर एरिया में आसपास वाले में, तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर पाकिस्तान का भी अच्छा खासा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर शेयर ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है और कितने परसेंट है वो जीडीपी का, ठीक है। तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी जीडीपी बड़ी होगी उसका जो खर्चा है वो भी आप लोग को बड़ा देखने को मिलेगा, पर लेकिन जब परसेंटेज में देखेंगे तो कम नजर आएगा, ठीक है। मान लीजिए एक इंसान के पास में यहां पर 1000 रुपए, ठीक है, तो आप लोग अगर उसका 1% निकालेंगे तो 100 रुपए निकल जाएगा। एक इंसान के पास में 100 रुपए, 1% निकालेंगे आप लोग उस तरीके से, तो उसका 1 रुपया निकलेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार इस तरीके से कंफ्यूजन बैठ जाता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहां पर है परसेंटेज के हिसाब से अगर आप लोग डिसाइड करेंगे तो एक डिफरेंट नजारा आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा, परसेंटेज में जो चीजें नापी जाती हैं वो अलग तरीके से होती हैं। तो जितना बड़ा नंबर होगा परसेंटेज में जब आप लोग निकालेंगे, यहां पर मान लीजिए बड़ा नंबर है उसका परसेंटेज भी उतना बड़ा बनेगा। जैसे मैंने बताया ना, यहां पर अगर यहां पर आप लोग 1% निकालते हैं तो आप लोग यहां पर 1% निकालते हैं 10 रुपए आ जाएगा, पर लेकिन 100 रुपए का 1% 1 रुपया आएगा। तो यहां पर 1% है, वैसे दोनों का नंबर तो दोनों का 1% है, ठीक है, पर लेकिन डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है, यहां पर 10 रुपए मिल रहे हैं 1% में और यहां पर 1% में 1 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमारा 1% खर्च किया गया जीडीपी का और पाकिस्तान का खर्च किया गया, डिफरेंस नजर आएगा, हमारा 1% ह्यूज होगा पाकिस्तान के कंपेयर में। तो इस तरीके से यहां पर परसेंटेज में चीजों को समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो परसेंटेज जो है वो नंबर पर डिसाइड करती है कितना बड़ा नंबर है, उसका 1% कितना बड़ा बैठेगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर अगर आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो आइए अब आर्टिकल
वगैरह कुछ देखते हैं जिसके बारे में आप लोग कई सारी बातें समझ पाएंगे। एक एक कर यहाँ पर नजर डालते हैं, जो काफी प्यारे प्यारे आर्टिकल है। सबसे पहला जो आर्टिकल मैं आप लोगों को बताता हूं, इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशन है उसके बारे में हम लोग यहां पर कुछ बात करेंगे। क्या बात करेंगे, आप लोगों ने एक मूवी अगर शायद देखी होगी, सरबजीत मूवी देखी है। यहां पर ये सरबजीत जो मूवी थी, इसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान में किस तरीके से हमारी कंट्री के लोगों को पकड़कर रखा जाता है और उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। तो कई सारी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर कैसे हमारे रिलेशन है पड़ोसी देश के साथ में और बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। अभी कई सारे फिशरमैन इंडिया और पाकिस्तान के एरिया में क्या होता है, देखिए बेसिकली अगर आप लोग देखिए कोई लाइन तो खींची नहीं है यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में कि ये हमारा एरिया हो गया, पाकिस्तान को हो गया, और लाइन जो है भी वो एक तरीके से वर्चुअल लाइन है। अब जो यहाँ पर गवर्नमेंट वगैरह है या फिर जो ऑफिशियल है वो तो समझते हैं, अब बेचारे अनपढ़ फिशरमैन वो क्या समझे कहां पर किसके एरिया में पहुंच गए। कई बार वो तो मछली के लालच में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो जैसे ही पाकिस्तान के एरिया में जाते हैं पाकिस्तान की आर्मी के लोग जो है उसको पकड़ ले जाते हैं। सेम कंडीशन इंडिया और श्रीलंका के रीजन में देखने को मिलती है। अगर आप लोग इधर देखेंगे गुजरात वाली साइड में, तो यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर ये सरक्रिक, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिवीजन लाइन मानी जाती है। हालांकि इसमें भी डिफरेंस है, इंडिया बोलता है यहां से लाइन, पाकिस्तान बोलता है यहां पर लाइन, तो वो भी एक प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कोरी क्रीक हो गए यहाँ पर, ये सर क्रीक हो गए यहाँ पर, ये है कजार क्रीक। तो ये कई सारे एरिया है, सिंध वाले एरिया में देखने को मिलेगी, कच्छ वाले एरिया में देखने को मिलेगी। तो इंटरनेशनल बॉर्डर ये बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो कई बार फिशरमैन अरेबियन सी में अगर इधर पहुंच गए थोड़े से, तो यार वो जो है उनको पकड़ कर ले जाते हैं, तो प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। और इधर आए तो दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी, इंडिया में पकड़ ले जाता है। पर लेकिन इंडिया में फिर भी इतने ज्यादा अत्याचार नहीं किया जाते जितने पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा है कि बस भरे बैठे हैं कि कोई इंडियन मिल जाए और फिर जो है उसके ऊपर दबा के अत्याचार किए जाए, ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी अगर बात करें, यहां पर बात की जा रही है रमेश तबा सोसा के बारे में। इंडियन फिशरमैन थे यहां पर, जो कि काफी लंबे समय से यहां पर पाकिस्तान के अंदर जो पकड़े गए, और बड़ी इनह्यूमन यानी कि इंसानों वाली कंडीशन होगी नहीं जहां पर इंसानों को वहां पर रखा जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी प्रॉपर अभी फिलहाल जो है वो रिपैट्रिएशन यानी कि प्रत्यार्पण नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई सारे जो प्रिजनर वहीं पर ही अपने दम तोड़ देते हैं। सोसा साहब भी हैं, इनकी बेबी जान चली गई यहाँ पर। ये जो जान गई इनकी कराची की, जो पाकिस्तान के अंदर जिसका नाम है यहाँ पर जिसका नाम है मलायर जेल, तो वहां पर इनकी जान गई 26 मार्च को, ठीक है 2021 में। बस यहाँ पर देखिए होता क्या है, कई बार अगर किसी इंसान को ऐसे पकड़ लिया जाता है तो यहाँ पर उसकी लाश आने में भी कई महीने लग जाते हैं। आप लोग ये समझिए यहाँ पर तो सिचुएशन क्या बन जाती है, बड़ी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। तो सोसा जो है ये अरेस्ट किए गए थे यहाँ पर मई 2019 में। इनको जब अरेस्ट किए गए यहाँ पर तो फिर इनका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया, ये जुलाई यहाँ पर 3 जुलाई 2019 में, यानी कि इनको सजा दी गई जो उनकी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। फिर भी इसके बाद भी उनको रिपैट्रिएट नहीं किया गया। उसके बाद भी इंपॉर्टेंट कंडीशन तो यहाँ पर ये कि काउंसलर एक्सेस भी नहीं मिल पाती है, यानी कि हमारी कंट्री के जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उनसे भी नहीं मिलने दिया जाता है। ये खराब डीएनए कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि सोचने के लिए मजबूर करती है कई बार। सोसा के बारे में अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये वन ऑफ द मोर स्टेटिक्स है, यानी कि जो डेटा आप लोग देखेंगे तो चौंक जाएंगे। कई सारे लोगों के उदाहरण इन्होंने दे रखे थे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि क्या क्या कंडीशन देश के अंदर आज के डेट में चल रही है। तो वो जो उदाहरण है वो अगर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कई सारे एग्रीमेंट है, पर लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। इनसेंसिटिव इशू आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसके चलते भी एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, और ये इंसानों की जो जान जा रही है, ये साफ साफ ह्यूमन राइट का हनन आप लोग को देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा एक्ट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ काउंसलर एक्सिस 2008। तो ये जो 2008 का ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, इसका मतलब ये था, इसमें सेक्शन 4 ये बोलते हैं कि ईच गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द जो काउंसलर एक्सिस होती है विद इन 3 मंथ। अगर किसी कंट्री का कोई पर्सन पकड़ लिया जाता है तो 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को उसको अरेस्ट करना है। एक तो अंडर अरेस्ट है, कोई डिटेंशन में है या फिर कोई इंप्रेजन में है उस कंट्री के। तो यहां पर मान लीजिए पाकिस्तान में हमारा कोई पर्सन है, तो यहां पर हमारी कंट्री के जो डिप्लोमेट्स हैं, वहां पर जो एम्बेसडर हैं, उनकी एक्सेस यहां पर मिली चाहिए इन लोगों को, ताकि केस को लेकर समझा जा सके और आगे बढ़ा जा सके। पर लेकिन काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, ये बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। सेक्शन 5 जो है ये यहां पर ये बोलता है कि बोथ गवर्नमेंट एग्री है रिलीज करने के लिए, रिपैट्रिएट करने के लिए पर्सन को, अगर उसका नेशनल स्टेटस पता चल जाएगी कौन सी कंट्री का ये, और उसका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाए। मान लीजिए एक पर्सन जो है यहां पर 1 साल के लिए प्रेजेंट कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, अब 1 साल उसका कंप्लीट हो चुका है 1 साल पहले, पर लेकिन फिर भी उसको देश में नहीं भेजा जा रहा है, तो उसकी भी कई बार जान चली जा रही है। कई बार तो पाकिस्तान में ऐसा होता है, जो जेल होती है ना उसके अंदर लोग रहते हैं कई सारे इकट्ठे एक जगह, तो ये दिखा देते हैं कि जेल के अंदर लड़ाई होगी और कैदियों ने एक दूसरे को मार दिया, तो मैक्सिमम उसमें आप लोगों को इंडियन कैदी मरते हुए नजर आएंगे। तो ऐसी भी बुरी कंडीशन यहां पर पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन देखने को मिलती है। अभी एक शॉकिंग केस के बारे में बात की जा रही है, इनका नाम है वागा चौहान। तो वागा चौहान यहां पर ये एक फिशरमैन थे जिनकी पाकिस्तान की कस्टडी में जो डेथ हो गई 2015 में दिसंबर में इनकी डेथ हुई। तो दिसंबर
जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो 5 महीने बाद जो है इनकी बॉडी जो है इनके घर वालों को मिली। आप लोग समझ सकते हैं कि किस कंडीशन से इनके घर वाले गुजर रहे होंगे उस टाइम पर, कैसी सिचुएशन बन रही होगी कि बॉडी तक भी इंसान की जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इतनी खराब कंडीशन यहां पर आज के में आप लोगों को देखने को मिलेगी। पूरा आरोप जो इसका लगाया जा रहा है राइटर के द्वारा, वो लगाया जा रहा है कि जो सिस्टम है ना यार बड़ा ही सुस्त है। अगर बात करें दोनों कंट्री की साइड से, इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। दोनों कंट्री में कई सारे लोग जो हैं वो इसी तरीके से दम तोड़ देते हैं, पर लेकिन सिचुएशन सुधरती नहीं है। ऐसे यहां पर बात की जा रही है, एक ऐसा केस ओनली देखने को मिला हामिद अंसारी साहब का, जो कि यहां पर जो केस है वो जल्दी ही सोल्व कर लिया गया और यहां पर उनको जल्दी ही रिपैट्रिएट कर दिया गया उनका सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में। अगर बात करें यहां पर एक इंसान का और नाम बताया जा रहा है, जैसे मैंने बताया कई सारे केस इनके द्वारा डिस्कस किए गए। यहां पर यह धर्म सिंह कश्मीर के थे। यहां पर वो बेचारा गलती से बॉर्डर क्रॉस कर दिया। देखिए इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो कई बार अब तो और ज्यादा यहां पर एक तरीके से आप लोगों ने कई सारी मेड वगैरह वहां पर लगा दिए, पर लेकिन पहले इतना ज्यादा ओपन बॉर्डर था कि वहां पर इतना ज्यादा कोई प्रतिबंध नहीं था। तो 2003 में यहां पर वो बेचारा क्रॉस करके गया, 18 साल पाकिस्तान की जेल में, ठीक है, स्पेंड किया 18 साल पाकिस्तान की प्रिजन में, ठीक है। इवेंचुअली सेंटेंस जो है 14 ईयर इंप्रिजनमेंट जो आप लोगों को देखने को मिला, दिसंबर में एंड हुआ उसका। पर फिर भी यहां पर वो इंसान जो है अपने घर अब तक नहीं लौट पाया। ना किसी की जान ली, ना कोई हथियार सप्लाई कर रहा था, ना ही कोई ड्रग वगैरह, ना कोई यहां पर कोई ऐसा उल्टा सीधा हरकतें कर रहा था, बस गलती से बॉर्डर क्रॉस करके चला गया। सेम फंडा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सरबजीत वाले केस में। तो ये भी सिचुएशन यहां पर ये देखने को मिली सरबजीत वाले केस में भी। तो ऐसे ऐसे माहौल आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। 2007 में इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा जुडिशियल कमेटी का यहां पर बेसिकली एक गठन किया गया था, जिसमें 4 जज रहेंगे दोनों कंट्री के, 4 इंडिया के और 4 पाकिस्तान के। तो टोटल मिलाकर 8 जज रहेंगे। तो 8 जज जो है वो ईच साइड यहां पर वो रहेंगे। तो बोला गया कि यार हम लोग यहां पर डिस्कस किया करेंगे कि जो भी बुरी कंडीशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिल रही है और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये जो कमेटी है यहां पर, ये ट्वाइस ए ईयर मिलने की बात की गई थी कि भाई साहब साल में कम से कम 2 बार आप लोग मिलोगे और रिकमेंडेशन दोगे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। इवन अगर कोई प्रिजनर में कोई फिशरमैन है जेल के अंदर में, कोई मछुआरा है या फिर कोई महिला है जो जेल के अंदर बंद है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो कैसे उनको रिलीज किया जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। लास्ट टाइम ये जो मीटिंग हुई थी ना 2013 में हुई थी, 2021 में ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूं मैं आप लोगों से, तब से इसकी मीटिंग ही नहीं हुई। आप लोग समझ सकते हैं किस लेवल पर चीजें चल रही हैं। 2018 में यहां पर चीजों को रिव्यू करने की भी बात की गई, इंडिया के द्वारा एफर्ट भी लगाया गया कि चीजें स्टार्ट हो जाए। पाकिस्तान जो है वो अपनी उधर से जज को नॉमिनेट ही नहीं करता, इसमें मीटिंग को यहां पर अलाउ ही नहीं कर रहा है, एक तरीके से पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर ये इनका जो डिले है यहां पर इनकी साइड से तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, पर लेकिन जो लोगों की जान जा रही है वो उनके बारे में सोचिए, जिनके घर में एक चिराग था और वो बुझ गया, उसकी क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये इस तरीके से जो इन ह्यूमन तरीके से एक्टिविटी की जा रही है, ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन अभी यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल आप लोगों के सामने, ठीक है। तो आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बात करें तो डिटेल में आप लोगों को चीजें समझाने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं, आंसर राइटिंग लिखने के लिए भी बात यहां पर की जा रही है। यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया मास किलिंग जो हुई थी अर्मीनिया के अंदर में, यहां पर ओटोमन जो ओटोमन एम्पायर था उस टाइम पर तुर्की का काफी बड़ा उसमें रोल हुआ करता था। तो ये 1915-1916 की बात की जा रही है। तो इसको जिनोसाइड करार दे दिया गया। जिनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार का मतलब बहुत सारे लोगों को मोट के घाट उतार दिया गया। तो बात की जा रही है कि डिस्कस करना है कि इसको जो आप लोगों को अर्मीनिया को जो यहां पर जिनोसाइड का जो दर्जा दिया गया किस तरीके से अफेक्ट करेगा तुर्की को, ठीक है। तो ये यहां पर बेसिकली आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले तो आप लोग मैप में एक बार देखिए कि लोकेशन कहां पर है। अपनी प्यारी कंट्री यहां पर है, यहां से आप लोग देखिए ये हो गया तुर्की। तो तुर्की के पास में अर्मीनिया देखने को मिलेगा, तो दिखा देते हैं। तो ये हो गया अर्मीनिया, ठीक है। तो ये जो अर्मीनिया है ये यहां पर तुर्की हो गया। ऊपर आप लोग को देखने को मिलेगा ब्लैक सी, नीचे हो गया यहां पर जो हो गया यहां पर साइप्रस, और ये हो गया मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करते हैं। तुर्की एक ऐसी कंट्री है जो एक यूरेशियन कंट्री है। यूरेशियन मतलब ये यूरोप और जो आप लोगों को एशिया के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो ये इस्तानबुल का इधर इधर वाला पोर्शन जो है छोटा सा पोर्शन नहीं है, ये आप लोगों को इसका यूरोप में देखने को मिलेगा, और बाकी का पोर्शन आप लोगों को इसका एशिया में देखने को मिलेगा। जैसे रशिया के बारे में बोलते हैं तो यूरेशियन कंट्री है। तो यहां पर अगर बात करें अर्मीनिया के बारे में तो आप लोग यहां पर देखते हैं लोकेशन, तो ये एशिया में आती है अर्मीनिया। तो बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है जिनोसाइड के बारे में कि दुनिया भर के लोगों की जान चलेगी, ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। न्यूज में क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहां पर 1915 और 1916 की बात की जा रही है, अर्मीनिया में जिनोसाइड देखने को मिला यहां पर ये, ठीक है। तो ये अर्मीनिया में जिनोसाइड जो निकल कर आया उस टाइम पर तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कि ऐसा कोई जिनोसाइड है, पर लेकिन अब यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो यहां पर जो बाइडेन साहब, उनके द्वारा बोला गया इसको जिनोसाइड। जिनोसाइड का मतलब क्या होता है, अगर यूएन के हिसाब से आप लोगों से कोई डेफिनेशन पूछे
तो इसका आर्टिकल दूसरा बोलते हैं यहां पर कि एक तरीके से कन्वेंशन ऑन जिनोसाइड ऑफ दिसंबर 1948। तो जिनोसाइड जो यहां पर डिस्क्राइब करते हैं कि यहां पर टू डिस्ट्रॉय, अगर किसी को डिस्ट्रॉय कर देता है वोल, यानी कि पूरा पार्ट कोई नेशन का, कोई एथनिक ग्रुप का या किसी रिलीजियस ग्रुप का, यानी कि उन्हें होता है कि बिल्कुल सफाया कर दिया उस पर्टिकुलर एरिया का। तो यहां पर जो है बेसिकली जिनका नाम है राफेल लिम्किन, इनके द्वारा ये टर्म जिनोसाइड जो है वो यहां पर डिकोड की गई कि ऐसी अगर कोई ऐसा कंडीशन देखने को मिले तो 1943 में इसको इनके द्वारा जिनोसाइड बोला गया। ठीक है, तो जो जिनोसाइड बोला गया इसको समझते हैं यहां पर क्या क्या बातें यहां पर बताई जा रही है। देखिए अर्मीनिया के बाद जिनोसाइड के बारे में जब बात करते हैं, ये 20th सेंचुरी का पहला जिनोसाइड बोला जाता है, यानी कि दुनिया भर के लोगों की जान गई। और कितने लोगों की जान गई? लगभग 1.5 मिलियन लोगों की जान गई है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर 1.5 मिलियन के मतलब है 15 लाख लोग। तो 15 लाख लोगों की जान गई है इस पर्टिकुलर टाइम पर। हुआ क्या था बेसिकली, अर्मीनियन जो है बेसिकली जो एरिया है ये ओटोमन एम्पायर के साथ में जो उस टाइम पर था बेसिकली। तो यहां पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ये यहां पर 2000 बोल रहा हूं 1914 की बात की जा रही है। तो जो ओटोमन तुर्क हैं उनके द्वारा ये लग रहा था कि जो यहां पर ये अर्मीनिया है, यहां पर ये, तो यहां पर ओटोमन तुर्क के द्वारा बिलीव किया गया अर्मीनिया, तो यहां पर ये क्या करेगा, ये साइड, ये दूसरी जो बेसिकली पार्टी है उसकी साइड देगा, यानी कि वुड साइड विद रसिया। तो उसके चलते इनको लग रहा था कि जो अर्मीनिया वाले लोग हैं वो रसिया की साइड देंगे। तो उसके चलते यहां पर ये जो एक तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिली, तो ओटोमन तुर्क जो है उनके द्वारा वार में पार्टिसिपेट किया गया। तो यहां पर जर्मनी, इसी के साथ में ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर भी आप लोगों को देखने को मिला। तो यहां पर ये जो 24 अप्रैल 1915 में जो ओटोमन तुर्क हैं इनके द्वारा अरेस्ट किए गए बहुत सारे लोग और उनको एग्जीक्यूट किया गया। थाउजेंड्स ऑफ लोग जो थे यहां पर अर्मीनिया के अंदर, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। कई सारे बच्चे भी थे यहां पर जिनको मौत के घाट उतारा गया। सीरिया और जो यहां पर अरेबिया वाला रीजन है, यहां पर लोगों को बिना पानी, बिना खाना और बिना रहने की जगह के यहां पर उनको काफी लंबे समय तक उनको सड़कों पर भी घुमाया गया, ऐसी भी कंडीशन बोली जाती है। तो अप्रोक्सीमेट ये माना जाता है कि 1.5 मिलियन जो लोग थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। कई सारे लोग भूख की वजह से मर गए, कई सारे लोग बीमारी की वजह से मर गए, तो कुछ लोगों को इन्होंने मार दिया। ठीक है, तो ये सिचुएशन जब देखने को मिली तो इसको कभी भी हिस्ट्री में इसको जिनोसाइड नहीं बोला गया, इसको बस इसलिए बोला गया कि हाँ लोग मर गए हैं, ठीक है लोग मर गए हैं। तो यहां पर जो ये अब रिकॉग्नाइज इसको कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है? तो इंपैक्ट देखिए ये कि एक उन्हें तो एक धब्बा लग गया एक अपने ऊपर कि हाँ ऐसा हमारी हिस्ट्री में कुछ हुआ है। जैसे जब भी बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं हमारी कंट्री में 1975 से लेकर 77 तक इमरजेंसी लगी रही। ठीक है, तो एक तरीका दाग हो गया हमारे देश के ऊपर कि हमारी डेमोक्रेसी में भी ऐसी दुर्घटना देखने को मिली। तो यहां पर यही बात बोली जा रही है कि देखिए अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम पर तुर्की के ऊपर इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, पर लेकिन फिर भी एक दाग लग गया है कि हाँ पास्ट में ऐसा कुछ देखने को मिला था, जिसकी वजह से तुर्की जो है हमेशा बेइज्जत फील करेगा कि हाँ यार हमारी कंट्री भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिली अगर इसको जिनोसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और 30 कंट्री ऐसी हैं जो अब तक इसको जिनोसाइड डिक्लेयर कर चुकी हैं। ठीक है, अर्मीनिया के द्वारा ये बात बोली गई ऑफिशियली। तुर्की के बारे में अगर बात करें, तुर्की का रेस्पॉन्स क्या है? तुर्की का जो रेस्पॉन्स है यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि देखिए तुर्की के रेस्पॉन्स के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की और यूएसए के रिलेशन ऑलरेडी खराब चल रहे हैं और दोनों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। कहां पर रिलेशन खराब चल रहे हैं? एक तो तुर्की जो है वो S-400 सिस्टम रशिया से खरीद रही है, नेटो का मेंबर है, जिसकी एक तरीके से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोल सकते हैं, और जो हथियार खरीद रही है रशिया से, जिसके अपोजिट में नेटो बनाया गया था, समझ सकते हैं, यानी कि जिसके लिए नेटो बनाया गया था उसी का पार्ट होगा, रशिया से हथियार खरीद रहा है S-400 सिस्टम। इसी के साथ में दोनों के बीच में डिफरेंट है सीरिया वाले एरिया को लेकर। सीरिया में आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से कई बार डिस्कस भी किया है कि जो सीरिया का जो पोर्शन है उसमें कुर्द कम्युनिटी है एक, तो कुर्द कम्युनिटी वो कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। तो ये जो कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप में बताऊं तो ये कुछ पोर्शन यहाँ पर तुर्की का भी लेना चाहते हैं, सीरिया का लेना चाहते हैं, इराक का लेना चाहते हैं, ईरान का लेना चाहते हैं, तो ऐसा एक कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। तो वो कुर्द कम्युनिटी जो है इसको यूएसए सपोर्ट करता था, क्योंकि वो कुर्द कम्युनिटी सीरिया के अंदर जो यूएसए की हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पर तुर्की जो है उसके अपोजिट में रहती है, क्योंकि तुर्की के एरिया में यहाँ पर ये जो बेसिकली सिक्योरिटी वाला इशू आ जाता है, तो उसके चलते दोनों की बात बनती नहीं यहाँ पर। और ह्यूमन राइट के बारे में बात की जाए तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कई बार, जिसकी वजह से दिक्कत निकल कर आती है। यानी कि दिक्कत एक नहीं है, यूएसए और जो तुर्की के बीच में कई सारे रिलेशन चल रहे हैं खराब, और डोनाल्ड ट्रंप के सामने और टाइम पर ये ज्यादा खराब हो गए थे। तो इनको लगा यार जो बाइडेन आएंगे रिलेशन थोड़े सुधरेंगे, तो इसके चलते इन्होंने कुछ बातें यहां पर करने की कोशिश की। पर लेकिन जो बाइडेन ने एक अलग तरीके से चीजों को देखा। अभी तुर्की के द्वारा बोला जा रहा है कि इसको एट्रोसिटी बोला जाए तो ही सही है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि एक एट्रोसिटी थी, कई सारे लोगों की जान चली गई, पर जिनोसाइड बोल देना इसको कि नरसंहार हो गया, तो ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है,
और ये नंबर आप लोगों के द्वारा बताया जाना है कि यहाँ पर 1.5 मिलियन के करीब लोग, यानी कि 15 लाख के करीब लोग मरे हैं, ये भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये झूठा आंकड़ा है। ऐसा तुर्की इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब इंडिया के बारे में अगर बात करूं मैं, आप लोग इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया जो है उसने फॉर्मली रिकॉग्नाइज तो नहीं किया कि अर्मेनिया के अंदर जो है वो यहाँ पर कोई जेनोसाइड देखने को मिल रहा है, ठीक है। पर लेकिन अगर बात की जाए इंडिया के जो इंटरेस्ट है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट इंडिया के यहाँ पर है, तो इसके चलते इंडिया को थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा कैसे चीजों को लेकर चलना है। अपनी कंट्री में भी अगर बात करें कि इंडिया डज नॉट हैव एनी डोमेस्टिक लॉ, इसके ऊपर कोई डोमेस्टिक लॉ नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने एक तरीके से रेक्टिफाइड कर रखा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन जीनोसाइड। अगर हमारी कंट्री में केस के बारे में बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट इन जो स्टेट वर्सेस ये सज्जन कुमार का था 2018 का, उसमें अगर बात करें यहाँ पर तो कुछ बातें यहाँ पर एक्सेप्ट की गई है, ठीक है, ऑब्जर्व किया गया है कि हमारी कंट्री में कई बार मास किलिंग हुई, जो सिख कम्युनिटी को मारा गया, दिल्ली के अंदर भी अलग अलग एरिया में भी 1984 के अंदर में। तो थ्रू आउट द कंट्री सिख कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार किए गए। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है, कई बार इस कैटेगरी में रखने की बात कई बार आ जाती है, पर लेकिन अब तक चीजें कोई ऐसी एक्सेप्ट नहीं की गई है, ठीक है। अभी यहां पर अगर बात करें आप लोगों के सामने एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जो जो बाइडेन साहब हैं, जो बाइडेन साहब जो है यहां पर ये उनको बोला गया था कि रिसेंटली यहां पर कि अच्छे रिलेशन रहेंगे तुर्की के साथ में। हो सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ते थे अब जो बाइडेन नॉर्मल करेंगे, पर लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने भी यहां पर तुर्की की बात नहीं मानी, रिसेट नहीं किया रिलेशन, और एक तरीके से नए इशू में घुस गए सीरिया क्राइसिस के अंदर जाकर। यानी कि कहने का मतलब ये खुद ने ही जो बाइडेन ने एक्सेप्ट किया है, अब तक कोई भी यूएसए का प्रेसिडेंट जो है तुर्की की जो एक कंडीशन है अर्मीनिया वाली, इसको यहां पर जिनोसाइड नहीं बोलता था, पर जो बाइडेन ने खुलेआम बोल दिया कि ये एक जिनोसाइड है, ये एक नरसंहार है। तो अर्मीनिया के अंदर नरसंहार किया गया है, तो अर्मीनिया के जो लोग मारे गए उसको नरसंहार का दर्जा दे दिया। वो नहीं है, बाहुबली मूवी देखी होगी, देखो तुम्हारी प्यार को इसने भूल का नाम दे दिया। उन्हें कहता है उसका बाप जो रहता है टूना रहता है वो, ठीक है, क्या नाम रहता है उसका, भल्लाल देव का जो बाप रहता है, एक नाम क्या लेता है उसका, तुम्हारी प्यार को इसने भूल का नाम दे दिया। तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। और हाँ, अगर जो पाकिस्तान के बारे में जो मैंने आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया, पाकिस्तान की भी कंडीशन यही देखने को मिलती है। जो भल्लाल देव है यहाँ पर, जो एक तरीके से वो नहीं है उसकी वाइफ को पकड़ के रखता है अपने चंगुल में, ठीक है, और उसको तरसाता है। पाकिस्तान की भी कुछ ऐसी कंडीशन है, पाकिस्तान भी हमारी कंट्री के लोगों को पकड़कर उसी तरीके से खुश होता है जैसे कि वो खुश होता है उस मूवी के अंदर। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि बुरी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि इनह्यूमन प्रैक्टिस निकल कर आती है। तो ऐसी ही इनह्यूमन प्रैक्टिस यहाँ पर अर्मीनिया के अंदर की गई तुर्की के द्वारा, और उस टाइम पर उसको तुर्की नहीं ओटोमन एम्पायर के नाम से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा अभी आने वाले टाइम में, तो तुर्की जो है इसके ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ सकते हैं। हालांकि फॉरेन पॉलिसी को लेकर कई सारी कंट्री जो है वो उसको अगर डिक्लेयर करते हैं तो तुर्की के साथ में उसके रिलेशन खराब हो सकते हैं। अभी यूएसए के साथ में रिलेशन खराब चल ही रहे हैं। ओटोमन एम्पायर वाली बात है तो ये काफी पुरानी बात हो चुकी है वैसे 1915 की। तो एक तरीके से मोरल करेज तो एक तरीके से इस तरीके से यहाँ पर जो एट्रोसिटी आगे फ्यूचर में ऐसी नया देखने को मिले, यानी कि मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर इंसान का कोई यहाँ पर गलत काम हो गया किसी से, ठीक है, तो उसको फिर से वो चीजें याद दिलाई जाती है, किस लिए, ताकि वो डिस्करेज हो जाए आगे फ्यूचर में ऐसा काम करने से। तो यही बात यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि उसको डिस्करेज किया जाए कि ताकि फ्यूचर में ऐसा काम ना करे, क्योंकि अगर एक बार किसी ने ऐसी हरकत कर दी तो फ्यूचर में वो आराम से कर सकता है वो हरकत, क्योंकि ऑलरेडी वो हरकत कर चुका है। तो बेसिक पर्पज इसका यही होता है कि वो उस हरकत को न करे, इसलिए यहाँ पर उसको डिस्करेज किया जाए ताकि ये सिचुएशन फ्यूचर में रिपीट न हो। तो यही बात यहाँ पर राइटर इसको समझा रहे हैं। पर लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पास्ट में चीजें हुई है उसका प्रेजेंट के ऊपर इंपैक्ट न पड़े, ठीक है। ये तो है कि उसको रोका जाए वो काम करने से, पर लेकिन जो प्रेजेंट के जो रिलेशन है जो बेसिकली यहाँ पर तुर्की के और यूएसए के या अर्मीनिया के, उसके ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वरना सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप कि माइंड में आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो यार उसको जरूर बताना, ठीक है। तो ये था आर्टिकल। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो कि डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहे हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया के बारे में, सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पूरा मिडिल ईस्ट में आप लोगों को दिखा दूं तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये रेगिस्तान वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। रेतला नहीं कहते इसको, रेत ही रेत देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है। इनके द्वारा रेगिस्तान के अंदर भी कुछ ग्रीनरी उगाने की बात की जा रही है। और ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये है साउद मोहम्मद अल सती, ये सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर है इंडिया के अंदर में, तो इनके द्वारा लिखा गया है। तो कंट्री के साथ में जो बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं उसमें कई बार काम आ जाते हैं। इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशन अगर लिखने के लिए आए तो कुछ पॉइंट आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस फील्ड में भी मिलकर काम कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज वाले में। तो अभी यहाँ पर रिसेंटली जो सऊदी अरेबिया का जो इनिशिएटिव है और जो यहाँ पर मिडिल ईस्ट का ग्रीन इनिशिएटिव है उसके बारे में बात करें यहाँ पर, तो क्या क्या समझा रहे हैं। तो देखिए ऐसा कोई आर्टिकल आता है तो सबसे पहले तो अपनी बढ़ाई मारेंगे दबाकर, ठीक है। जब पूरी बढ़ाई मार मार कर वो नहीं कहते कि जब पूरी बढ़ाई मार मार कर मन भर जाएगा, वो छिक जाएंगे, वो पूरा
ऊपर तक गले तक वो भर जाएंगे। फिर उस कंट्री के बारे में लास्ट में 2 लाइन लिख देंगे, जैसे यहां पर इनके द्वारा 2 लाइन इंडिया के बारे में लिख दी गई है, ठीक है। तो पहले तो ये अपनी बड़ाइयां मार रहे हैं, देख लेते हैं क्या क्या बड़ाइयां मारी गई हैं। इनके द्वारा बोला गया कि एक अच्छी बात है, ये तो आप लोग दूसरे आर्टिकल में भी यूज कर सकते हैं ये वाला पॉइंट। कोविड-19 जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसने ऑल ओवर वर्ल्ड को यूनाइट कर दिया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक शानदार तरीके का आप लोग एफर्ट देख सकते हैं, हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। तो ऐसा ही तैयारी अगर क्लाइमेट चेंज के लिए सब साथ में आ जाए तो ये बोल रहा है कि बल्ले बल्ले हो जाए, यानी कि जल्दी ही क्लाइमेट चेंज के भी सॉल्यूशन निकल जाए। क्योंकि ये जो क्राइसिस अभी देखने को मिल रहा है, तो ग्लोबल रेस्पॉन्स कैसा है उस क्राइसिस को लेकर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्राइसिस कितने दिन टिकने वाला है। जब सब मिलकर आत्म सामने खड़ा हो जाता है तो फिर वो क्राइसिस ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। तो लॉन्ग टर्म विजन लेकर हम लोग को चलना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्लोबल इकोनॉमी को हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर हो जाता है। आगे अगर बात करें, जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, देखिए नाम देखिए, उन्हें कहते हैं कि 3 इडियट मूवी में कहता है कि नाम रट लो, रणछोड़ दास श्यावल दास छाछड़ की फाइनल ईयर तक तो याद हो ही जाएगा। तो ऐसे यहां पर है, क्राउन प्रिंस का नाम है मोहम्मद बिन सलमान बिल अब्दुल अजीज, ठीक है। तो ये इनका नाम है भाई साहब का। इनके द्वारा सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया और मिडिल ईस्ट जो ग्रीन इनिशिएटिव है वो भी लेकर आगे चला जा रहा है। क्वेश्चन बन जाएगा कि G20 की मीटिंग जो है लास्ट जो हुई वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराएगी, वो ऑर्गेनाइज कराएगी यहां पर सऊदी अरेबिया के द्वारा, यानी कि सऊदी अरेबिया की अध्यक्षता में ये ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कराएगी। इसमें भी यहां पर पोर्शन था जिसमें सेफ गार्ड के बारे में बात की जा रही है, प्लेनेट के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी पूछता हूं, मैंने डिस्कस भी आप लोगों से किया था, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट होता आप लोगों को पता है, उससे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, इसमें हम लोगों ने कई सारे टारगेट रखे। अभी क्लाइमेट का इशू अगर बात करें, नेक्स्ट मीटिंग कहां पर होने वाली है पहले तो ये बताइए, और G20 की भी नेक्स्ट मीटिंग कहां पर होने वाली है ये भी आप लोग बताइए। G20 के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए कई सारी चीजें, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है कि कोरल रीफ जो होते हैं, मॉर्निंग में याद होगा आप लोग कोरल रीफ के बारे में एक आर्टिकल मैंने जब आप लोगों से डिस्कस किया उस टाइम पर यहां पर ये बताया था कि कोरल रीफ जो है वो मरते नहीं है, जो बोलते हैं सूख जाते हैं कोरल रीफ, वो अपना ढांचा चेंज कर लेते हैं, जो इंसानों की हड्डियां होती हैं उस तरह कुछ प्रोसीजर वहां पर देखने को मिलते हैं, वो फिर भी जिंदा रहते हैं। इसलिए मिलियंस ऑफ ईयर से कोरल रीफ जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। इसी के साथ में बात करें यहां पर सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है कि ऐसा बनाना है कि ताकि इकोनॉमी ऐसी बनी रहे कि कोई कंडीशन भी खराब हो रही है तो उसमें भी हम लोग चीजों को सुधार सकें। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहां पर लेकर चलनी है। अगर बात करें, इनके द्वारा भी बात की जा रही है कि 10 बिलियन ट्री ये प्लांट किए जाने की बात की जा रही है किंगडम के अंदर, 10 बिलियन ट्री किंगडम के अंदर लगाए जाएंगे, जो यहां पर ये 50% जो है सऊदी अरेबिया जो एनर्जी है वो यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी से क्रिएट करेगा 2030 तक का ये टारगेट है। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव जो है सऊदी अरेबिया जो वर्क कर रहे हैं, गल्फ कोऑपरेशन जो काउंसिल है वो मिलकर काम कर रहे हैं यहां पर, ओरिजिनल पार्टनर भी साथ में निकल कर रहे हैं। 40 बिलियन ट्री लगाने की बात की जा रही है वेस्ट एशिया के अंदर में, तो 10 बिलियन ये यहां पर लगाने की बात करें। इसी के साथ में 5% जो ग्लोबल ट्री यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ट्री लगाए जाने वाले हैं उसका ये 5% तो ये अपनी ही कंट्री के अंदर लगा रहे हैं, जो कि टारगेट 1 ट्रिलियन का है। अगर 1 ट्रिलियन ट्री लगाए जाते हैं तो 2.5 जो ग्लोबल कार्बन लेवल है वो यहां पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो उसके तहत इनका एक विजन है 2030 तक का। देखिए यहां पर अगर बात की जाए, आप लोगों को मैंने कई बार पहले बोला है, मान लीजिए आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि सारे पैसे जो है आप लोग अपने एक ही पॉकेट में रखिए, कुछ थोड़े बहुत पैसे कम से कम इतने कि आप लोग अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो घर पर रिटर्न आ सके अपने बैग में रखिए। 1-2 पॉकेट में कम से कम अलग अलग आप लोग पैसे रखिए। मेन तो पॉकेट जो अपनी है वो तो होनी चाहिए, बाकी की 100-200 रुपए या 50-60 रुपए अगर घर आने के बाद जितना भी है वो दूसरी पॉकेट में भी डाल कर रखिए, ताकि पर्स कल को अगर कोई मार ले, कोई कंडीशन ऐसी बन जाए तो आप लोग जो है घर तक पहुंच जाए, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। तो वर्किंग टुवर्ड द विजन 2030 के बारे में बात की जा रही है। 2016 में यहां पर जो क्राउन प्रिंस है उनके द्वारा एक विजन अनवील किया गया कि इस तरीके से यार सिटीजन को लेकर चलना है, उनकी लाइफ को इंप्रूव करना है। तो ये स्टार्ट इनके द्वारा चीजें की गई। तो सऊदी अरेबिया के द्वारा यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव रिस्ट्रक्चर की गई, जो इन्वायरमेंट सेक्टर को कैसे लेकर चलना है, इन्वायरमेंट के लिए स्पेशल फोर्स के बारे में बात की इनके द्वारा 2019 में। बेसिकली इनकी जो इकोनॉमी है, कंडीशन ये है वो तेल के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। अब आप लोगों को पता है सब सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, विंड एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या फिर जो गैस है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में तेल की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होने वाली है, यानी कि इन्वायरमेंट को देखते देखते भी इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो जो भी तेल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है तो उनका दौर जो है वो खत्म होने वाला है जल्दी ही। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आ रहे हैं तो वो भी कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो सिचुएशन ये बन जाएगी कि इसका मतलब क्या है। आप लोग देखिए पहले घरों में मिट्टी का तेल यूज किया जाता था, कितने ऐसे घर हैं जो आज के डेट में मिट्टी का तेल यूज कर रहे हैं, आप लोग बताइए। आप लोग के घरों में मिट्टी का तेल यूज होता है, जो डिबिया बनाते थे बेसिकली एक पर्टिकुलर सीसी के अंदर इस तरीके से बत्ती डालकर वो जो जलाते थे, यहां पर कितने घर हैं जिनमें यूज की जा रही है।
आज के टाइम 50-50 रुपए की चाइनीज लाइट आती है, वो यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है। पर लेकिन इस तरीके की सिचुएशन यूज नहीं कर रहे हैं। तो एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि कितने फास्ट तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, तो उससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी यहां पर बोला जा रहा है कि एवरी डॉलर अगर आप लोग खर्च करते हैं यहां पर किसके ऊपर, अगर यहां पर एवरी डॉलर खर्च करते हैं इन सब चीजों के ऊपर, जो इन्वायरमेंट के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर, तो $4 का फायदा करता है वो। यानी कि $1 अगर आप लोग लगाओगे तो $4 का फायदा करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आप लोग को बोलता हूं, अगर आप लोग 9 से लेकर 10 बजे तक सोते हैं तो ये माना जाता है कि 1 घंटे की जो नींद है वो 3 घंटे के बराबर होती है। 10 से लेकर अगर आप लोग यहां पर 11 बजे तक सोते हैं तो ये माना जाता है कि 1 घंटे की नींद जो होती है 2 घंटे के बराबर होती है, ठीक है। 11 से लेकर 12 के स्टेज में सोते हैं तो 1 घंटे की नींद फिर 1 घंटे के बराबर उसी तरीके से होने लगती है। यानी कि फिर ये पोर्शन जो है घटने लगता है। यानी कि अगर आप लोग यहां पर अगर मॉर्निंग में आप लोग 3 बजे उठ जाते हैं तो भी अगर 9 बजे सो जाते हैं तो वो नींद जो होती है वो सबसे शानदार तरीके की नींद आप लोग को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर इसके बाद में आप लोग सोते हैं, ये माना जाता है साइंटिफिक तरीके से हमारे जो बेसिकली हमारे अगर ग्रंथ उठाकर पुराने आप लोग पढ़ेंगे कि अगर आप लोग 6 बजे के बाद में सोते हैं या 5-6 बजे के बाद में अगर आप लोग सोते हैं सूरज निकलने के बाद में, तो आप लोगों को फ्रेश नहीं करेगी वो नींद, वो और आप लोगों का मन जो है भारी भारी करेगी। तो ये माना जाता है। तो इसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है, अगर 9 से 10 या फिर 10 बजे भी आप लोग सो जाते हैं, बेस्ट टाइम अगर आप लोगों को लगता है, तो उस तरीके से चीजों को लेकर चलिए, ठीक है। हालांकि मैं भी 9 बजे नहीं सोता हूं वो एक अलग बात है, ठीक है, पर लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पर लेकिन ये चीजें ऐसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूं इनको कई बार चीजों को इंप्लीमेंट करने की, पर लेकिन काम ऐसा रहता है कि हो नहीं पाती है। पर लेकिन ये जरूरी है, तो देखूंगा कब भी जब भी इंप्लीमेंट होंगी। पर लेकिन 10 तो अपना लास्ट रखना चाहिए, उससे फालतू नहीं चीजें बढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर इंडिया के बारे में बात की जा रही है। इंडिया हमारा काफी क्लोज मित्र है, लंगोटिया यार है। इंडिया काफी अच्छा काम कर रहा है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की चीजों को काफी अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहा है। हमको इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इंडिया के टारगेट 450 गीगावाट है 2030 तक का। इंडिया जो है काफी अच्छा काम कर रहा है सेफ क्लीन एनवायरनमेंट में, तो बड़ी अच्छी बातें बोल दी। तो ये बात आकर थोड़ी सी 2-4 लाइन इंडिया के बारे में बढ़ाई कर दी, ठीक है। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशन अगर लिखने के लिए आए तो वहां पर भी आप लोग कुछ पॉइंट यहां पर से यूज कर सकते हैं। ये बात बेसिकली बोली जा रही है, ठीक है। तो ये था ये पर्टिकुलर आर्टिकल। यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कई सारे हॉस्पिटल के सामने भी यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। लोग जो है वो गाड़ियों में खड़े हुए हैं, अपना किसी न किसी तरीके से इलाज कराने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन इलाज हो नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी जो दिक्कत मैं आप लोगों को बताऊं, एक प्रॉब्लम तो ये निकल कर आ रही है, जिनको माइल्ड सिम्टम है, काफी छोटे छोटे से भी सिम्टम किसको निकल कर आ रहे हैं, माइन्यूट से सिम्टम जो है, उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जा रहा है। पर लेकिन जो लोग काफी ज्यादा ह्यूज प्रॉब्लम में है, उनको सीट नहीं मिल पा रही है, हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं मिल पा रहा है। अभी हमारी कंट्री में नीति आयोग के मेंबर के द्वारा यह बोला गया कि एक घर के अंदर अगर आप लोग रहते हैं तो वहां पर भी मास्क लगाकर रखिए। कोई घर से अगर बाहर से मेंबर आ रहा है उससे डिस्टेंस बनाकर रखिए, उसको साफ सुथरा कीजिए पहले, उसके बाद में कुछ आप लोग करिए। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि एक इंसान को अगर घर में बीमारी लग जा रही है तो पूरा परिवार उसकी चपेट में आ जा रहा है, ठीक है। तो अब सिचुएशन यह है कि कैसे कंट्रोल करना है, तो घर पर भी ये चीजें फॉलो कीजिए। दूसरा, किसी को अगर छोटे से कम सिम्टम्स हैं उसको इस तरीके से कुछ शेड्यूल बनाइए ताकि घर पर ही उसका कुछ इलाज हो जाए, उसको हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़े। हॉस्पिटल में उन्हीं को रखा जाए जिनकी बुरी क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है, जिनकी जान जाने वाली है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग अगर इंप्लीमेंट करके चलते हैं तो कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग निकाल पाएंगे। पर लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी जद्दोजहद जितनी कर सकता था उतनी कर चुका है, पर लेकिन कोई रिजल्ट सामने देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब इंसान जो है जो पर्टिकुलर इस बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हीं को कुछ अपने बारे में सोचना पड़ेगा, उन्हीं को कुछ अपने बारे में करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर निकल कर जल्दी से नहीं आएगा। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है, काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कम से कम आप लोगों को भी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। आप लोग जैसे अगर फीवर वगैरह हो रहा है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए जो डोलो आती है पैरासीटामोल वाली, वो अपने पास रखिए। बच्चा अगर कोई है तो 500 दीजिए, अपने आप अगर लेना है तो आप लोगों उसको 650 के करीब आप लोग ले सकते हैं। एक लिम्सी करके विटामिन सी आता है, वो काफी हेल्प पहुंचाते हैं, आप लोगों की बॉडी की इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा। उसकी एक टैबलेट आप लोग खानी नहीं है, चूसनी है, ठीक है। तो मुंह में डाल के आप लोग उसको बेसिकली एक तरीके से मिट्टी गोली नहीं होती थी जैसे लॉलीपॉप वगैरह, आराम से उसको एंजॉय करते रहते थे, तो उसी तरीके से वो खत्म करनी है, ठीक है। इसी के साथ में कुछ विटामिन मल्टीविटामिन आप लोग ले लीजिए, तो वो आप लोग ले सकते हैं। इसे A to Z करके आता है एक मल्टीविटामिन, तो ये आप लोग यूज कर सकते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को आप लोगों को बढ़ाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो आप लोग यूज कर सकते हैं खासकर बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। और बाकी गर्म पानी आप लोग पीते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ का पार्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग लेकर चलते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग निकाल पाएंगे। तो ये बात है जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, ठीक है।
बाकी यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि कितनी पोस्ट जो है वुमेन के लिए रिजर्व की जाती हैं, तो यहाँ पर 1/3 इसका आंसर यानी कि ए है आंसर। और यहाँ पर बिहार जो है वो काफी आगे माने जाते हैं जो वुमेन की रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं सीट के। तो बिहार का एक उदाहरण भी दिया जाता है, जैसे एक टाइम ना इलेक्शन के टाइम पर यहाँ पर हर बार गुजरात का मॉडल दिखाया जाता था, तो बिहार का मॉडल काफी अच्छा है इस पर्टिकुलर एरिया में, जो कि अप्रिशिएट करने लायक है। तो ये दूसरे एरिया में भी हम लोग को इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। पंचायती राज सिस्टम हमारी कंट्री में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको इंप्लीमेंट किया गया था 1992 में, ठीक है। तो यहां पर ये पंचायती राज सिस्टम का जो डे है वो 24 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो यहां पर ये बोला जाता है कि कम से कम महिलाओं को भी आप लोगों को यहां पर पावर देनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि अब की बार तो महिला पंच बनेगी हमारे एरिया में, ठीक है, तो वो महिला को अप्रिशिएट किया जाता है। पर लेकिन कंडीशन क्या होती है, महिला को प्रधान बना तो देते हैं, पर लेकिन प्रधान जो है उसका हस्बैंड ही कहलाता है, काम सारा उसका हस्बैंड करते हैं। तो ये प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है। तो इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि वुमेन को बस 100 पीस की तरीके से नहीं रखना है। आप लोगों को याद होगा एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था वुमेन के बारे में, ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री हमारी कंट्री में वुमेन को कैसे दिखाती है, तो ये कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिल जाती हैं। तो इनका सॉल्यूशन हम लोग को निकालना पड़ेगा ताकि वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ बातें हम लोग कर सकें और चीजों को आगे लेकर हम लोग चल सकें, ठीक है। बाकी ये था आज का डिस्कशन। तो आज ये नहीं बोलूंगा यहां से जाकर पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करनी है, यहां पर स्टडी लवर जो है इसको छोड़कर आप लोग वीर तालियान से जाकर डाउनलोड करना, ठीक है। वीर तालियान पर मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड करना, उसका लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा और जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, ताकि आसानी से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकें। तो यही कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।